नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सरिजना टाइम्स। दोस्तों, सत्ता चलानी है तो पैसा चाहिए, विपक्ष तोड़ना है तो पैसा चाहिए। आंदोलन अगर कोई होता है, उसका नैरेटिव अगर तोड़ना है तो पैसा चाहिए, और उस पैसा की एवज में किसी को कुछ भी देना पड़े दे दीजिए। सरकार के पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सरकार अब उस रास्ते पर चलने का प्रयास कर चुकी है। प्रयास कर ही नहीं चुकी है, बल्कि एक ऐसा पॉलिसी बनाने के उस पर कगार पर सरकार आ गई है कि जहां आम आदमी 5 किलो राशन और जो सरकार पैसा देती है, चाहे वो महिलाओं को पैसा दे, चाहे वो पुरुषों को पैसा दे, चाहे वो पेंशन का पैसा मिले या कोई और किसी भी मद में पैसा दे, या चुनाव के टाइम पर आपको दी जाने वाली चुनावी रिश्वत ही क्यों ना हो, अब वो लीजिए और चैन की बंसी बजाइए। सरकार पल्ला झाड़ चुकी है, सरकार हर विभाग से पल्ला झाड़ चुकी है। सरकार अब उस रास्ते पर है जहां आम आदमी आंदोलन करे करता रहे, जेनजी आंदोलन करे करता रहे, बच्चे आंदोलन करे करते रहे, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सरकार ने अब यह तय कर लिया है कि चाहे कोई भी कुछ करे, चाहे कोई भी किसी भी तरह का कोई आंदोलन हो जाए, उसका असर किसी भी रूप में सरकार के ऊपर नहीं आना चाहिए। सरकार पैसे से लेकर संसाधन तक अपने सब मजबूत कर रही है। सरकार का नया टारगेट है 16,70,000 करोड़ का, यानी सरकार ने एक पॉलिसी बना दी है। उस पॉलिसी में जो साथ आएगा, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड हो, अगर आप साथ हैं तो आप साथ आइए, अगर आप साथ नहीं हैं तो बताइए आपको क्या चाहिए, आपको वो मिल जाएगा। और अगर आपको ज़्यादा आप उछल कूद करेंगे तो हमारे पास ED-CBI है। सरकार ने अब ये तय कर लिया है। मैंने आपको कहा था राजनीति का मिजाज बदल रहा है, राजनीति अब केवल पैसे की रह जाएगी इस देश में। पैसा जिसके पास होगा वो कुछ भी कर सकता है। कल एक खबर सुभाष चंद्रा की सामने आई, जिसमें 22,000 करोड़ रुपए सुभाष चंद्रा का केवल 0.03% देकर, यानी करीब 6 करोड़ 50 लाख रुपए देकर बाकी कर्जा सारा माफ कर दिया। लेंडर्स यानी देनदारों को अपने पैसे पर करीब 99% 9/7 का भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। मंगलवार को NCLT ने मीडिया कारोबारी सुभाष चंद्रा का पर्सनल इंसॉल्वेंसी रीपेमेंट प्लान मंजूर कर लिया। इसके तहत सुभाष चंद्रा पर क्रेडिटर्स के करीब 22,006 लाख करोड़ के क्लेम्स मंजूर हैं, लेकिन उन्हें सेटलमेंट के तौर पर सिर्फ 6.5 करोड़ चुकाने होंगे। यानी लेंडर्स को अपने कुल पैसे का करीब 0.03% ही वापस मिलेगा। बाकी करीब 99.97% रकम पर हेयर कट यानी लगभग पूरी रकम छोड़नी पड़ेगी। NCLT के जुडिशियल मेंबर नीलेश शर्मा ने उन लेंडर्स की आपत्तियां खारिज कर दी, जिनका कहना था कि रिकवरी की रकम बेहद अहम है और ऐसे प्लान को मंजूरी नहीं मिलनी चाहिए। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बेचने की तो पहले ही सोच ली थी। सरकार ने एक नीतिगत फैसले में अब नया खेल शुरू कर दिया है। उस खेल में तमाम वो मंत्रालय आएंगे जो सेंसिटिव भी हैं, जैसे रक्षा मंत्रालय है। उसमें प्राइवेटाइजेशन, अगर प्राइवेट को सेक्टर को उसमें से दिया जाता है तो देश की सुरक्षा के साथ भी ये खिलवाड़ हो सकता है, लेकिन सरकार को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक आम आदमी अगर 1 लाख रुपए बैंक से ले ले तो उसके घर पर अमीन आ जाएगा, उसके घर पर पुलिस आ जाएगी, उसे ले जाकर बंद कर देंगे। उसके साथ क्या करेंगे आपने खुद देखा होगा। लेकिन जो बड़े उद्योग घराने हैं वो, उनको अब कह दिया गया है
अगर वो ये कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, आपके पास पैसा नहीं है देने के लिए, कोई बात नहीं, हम उसे फॉरफिट कर देते हैं। आप एक काम करिए, हमारी फला जगह को ले लीजिए और हम बैंक को भी बोल देते हैं कि आप बैंक से पैसा लेकर उसको ले लीजिए और आप चलाइए, हमें केवल आप चंदा दीजिए, ताकि हम सत्ता पर काबिज रहे। अब आप ये देखिए, जो फंडिंग के जरिए सत्ता चलती है, उस फंडिंग में दो ही उद्योगपति इस समय इस देश में चल रहे हैं। पहले है अदानी और दूसरे हैं अंबानी। रक्षा मंत्रालय, इस देश में सबसे ज़्यादा जमीन अगर किसी के पास है तो रेलवे के पास है, और दूसरे नंबर पर इस देश में जमीन रक्षा मंत्रालय के पास है। अब धीरे धीरे रेलवे में तो पहले ही शुरू हो चुका था, लेकिन अब रक्षा मंत्रालय में भी वही खेल, वही प्राइवेटाइजेशन का खेल शुरू कर दिया है। और रक्षा मंत्रालय की जमीनों को प्राइवेट सेक्टर को बेचकर सरकार पैसा कमाना चाहती है। सरकार उनसे अंडर टेबल भी लेकर अपनी राजनीति को चमका कर रखना चाहती है। सरकार परसेप्शन तोड़ना चाहती है। सरकार वो परसेप्शन बनाना चाहती है जहां ये पता ना चले कि ये आंदोलन हो क्यों रहा है, इस आंदोलन के पीछे कहानी क्या है। आप केवल सरकार की बातें सुनते चले जाइए, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। प्रधानमंत्री कल खेलो इंडिया और कह रहे थे कि 2036 में ओलंपिक हो रहा है, उसमें सब लोग बच्चे तैयारी करें, छोटे बच्चे अभी से लग जाएं, ये करें वो करें, मतलब देश को भ्रमित करने के लिए नया खेल शुरू हो गया है। दूसरी तरफ गुजरात में कल गृह मंत्री भारत माता की जय के नारे लगवा रहे थे। मतलब आप ये देखिए, परसेप्शन बदलना है, पैसे से बदलना है। रक्षा मंत्री क्या बोल रहे हैं, और जितेंद्र सिंह बोल रहा है कि जो प्रधानमंत्री कार्यालय का मंत्री है, वो कह रहा है कि सरकारी नौकरी की जरूरत क्या है, सरकार ने ऐसा माहौल बना दिया है कि नौकरी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इन सब की बातें आप एक बार सुनिए। में भी हमें केवल ये नहीं देखना है कि किस बच्चे की किस खेल में रुचि है, बल्कि ये भी देखना है कि कौन सा बच्चा किस खेल के लिए फिट है। ये तो सरकार मोदी जी ने 2014 से ही शुरू किया है। खेलो इंडिया तो अभी लॉन्च नहीं। मेरी प्रिय बेटियों, जिंदगी एक पिच है और वक्त है गेंदबाज बालर। कभी स्पिन डालेगा, कभी गुगली डालेगा, कभी बाउंसर मारेगा, लेकिन हमें इन परिस्थितियों से जीतने के लिए ऑलराउंडर बनना पड़ेगा। भारत माता की। अरे भाई जरा अवाज કેમ આમ સૌરાષ્ટ્ર વાળો અવાજ નથી ભાઈ? બંને હાથ ઉપાડી જલ સંચયના સંકલ્પને ફરી એકવાર મનમાં યાદ કરી ભારત માતાનો જયકારો લગાઈએ। બોલો ભારત માતા की। चर्चा कम होती है वो ये कि उन्होंने हमें सरकारी नौकरी की मानसिकता से बाहर निकाला और रोजगार के अन्य जरिए हो सकते हैं, ये भी हमें समझाया। विशेष रूप से ग्वालियर चंबल क्षेत्र में 3073 हेक्टेयर भूमि पर रक्षा विनिर्माण की संभावनाएं और 16,960 करोड़ से अधिक के प्रस्तावित निवेश इस दिशा में राज्य की महत्वाकांक्षी सोच को भी दर्शाते हैं। आखिर सरकार इस समय जिस रास्ते पर चल रही है, उस रास्ते पर मंत्रालयों की जरूरत क्या है? फिर तो मंत्रालयों को खत्म कर देना चाहिए। सरकार कह रही है कि हम केवल निगरानी रखेंगे, टैक्स उगाएंगे। आपको ये भी जानकर बड़ी हैरानी होगी कि इस वर्ष जो डायरेक्ट टैक्स यानी इनकम टैक्स देने वाले की जो संख्या है, उसमें जो गिरावट आई है वो करीब 12% की आई है। यानी 12% लोगों ने टैक्स कम दिया है। ऐसे में सरकार के माथे पर सिकन तो आएगी, लेकिन सरकार को यह पता है कि हमारे पास इतनी प्रॉपर्टियां हैं सरकारी, हम उन्हें बेचकर किसी भी रूप में कहीं पर भी किसी भी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे वो सांसद खरीदने के लिए हो, चाहे वो विधायक खरीदने के लिए हो, चाहे वो चुनाव में
कैसे पैसा खर्च करना है, कैसे धांधली करनी है। आपने महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, हरियाणा ये उदाहरण देखे होंगे, दिल्ली भी देखा है कि किस तरह वोटर को लालच देकर आपका वोट आपसे हथियाने का प्रयास किया ही नहीं, आपसे हथिया भी लिया। आप कहेंगे कि सरकार तो फिर भी मंत्री तो है, बिल्कुल है मंत्रालय, लेकिन आपको मंत्रालयों के पता है मंत्रालयों के अंदर आखिर हो क्या रहा है? क्या आप सारे मंत्रियों के नाम बता सकता कोई आदमी, या मेन विभागों के मंत्रियों के नाम बता सकता कोई आदमी, या कोई ये बता सकता है कि जो सरकारी विभागों में जो नौकरियां हैं इस देश में वो करीब 40 लाख हैं, उनमें कितनी नौकरियां के पद खाली पड़े हुए हैं, या कितने विभाग ऐसे हैं जहां नौकरी तो है, पद तो खाली है, लेकिन सरकार उन्हें भरना नहीं चाहती, क्योंकि सरकार को पता है कि अब इसका कोई उपयोग रहेगा नहीं आने वाले दिनों में। क्योंकि जब सारी प्रॉपर्टी, सारे एसेट्स जो सरकारी संस्थाएं हैं उनको सबको प्राइवेट को दे दिया जाएगा, तो मंत्रालयों में जरूरत क्या है फिर किसी की? सरकारी नौकरी का आपको जरूरत क्या है? आप ठेली पटरी लगाइए, चाय बनाइए, आप आत्मनिर्भर भारत बन जाइए। वैसे भी आत्मनिर्भर भारत तो बन ही चुका है, क्योंकि चाइना जो हमारे यहाँ प्रोडक्शन होता था वो सारा प्रोडक्शन अब चाइना से आ रहा है। सारे प्रोडक्ट यहाँ की जो प्रोडक्शन वो है, जो परसेंटेज है जो ये हमारे यहाँ की, वो जो 2014 में करीब 70% थी, वो सिमटते सिमटते 30% पर आ गई है। यहाँ का ये हाल है यहाँ की उद्योगों का कि जो 30% ही प्रोडक्शन कर रहे हैं जो 70% था। तो आपको चाइना पर तो निर्भर रहना पड़ेगा, आपको और देशों पर भी निर्भर रहना पड़ेगा। चीनी महंगी हो जाए तो हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। चीनी आजकल खाता कौन है? आपने बड़े बोले मंत्रियों के बयान सुने होंगे, एक बयान मैं आपको सुनवाता हूँ, ये भी सुनिए। अच्छा, मैं तो कहता हूँ खूब महंगी हो जाए बच्चों के लिए खाली कंट्रोल में बढ़िया सस्ते मिल जाए, बाकी बुजुर्गों को तो दे रहे। 40 के ऊपर शक्कर खाना, डॉक्टर अच्छा नहीं मानता, आयुर्वेद तो बिल्कुल अच्छा नहीं मानता। एक बार गुड़ खा लो पर शक्कर बिल्कुल नहीं। मैं इतना लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ जी, सो डोंट वरी। मैं ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ अनियन प्याज का मतलब नहीं रखते। मैं इतना लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ जी, सो डोंट वरी। मैं ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ अनियन प्याज का मतलब नहीं रखते। सुभाष चंद्रा का माफ हो गया 22 लाख करोड़, वो मौज करेगा। कुछ पैसे बीजेपी के फंड में जाएंगे, कुछ पैसे प्रधानमंत्री केयर फंड में जाएंगे, कुछ पैसा उसको दिया जाएगा जो अंडर टेबल होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं आखिर ये आंकड़े आपको क्यों बता रहा हूं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं साहब कि मैं आपको जगाना चाहता हूं। जो जिन नौकरियों पर आपका अधिकार है सरकारी पर, उन नौकरियों को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। अगर मैं उसकी फहरिस्त आपको बताने पर आऊं तो आप ये देखिए, सबसे ज्यादा पद इस देश में जो सरकारी नौकरियों में है वो रेलवे में है। उसमें 15,07,694 पद हैं, उनमें से करीब 4 लाख पद खाली हैं। आप सोच सकते हैं 4 लाख को तो रोजगार मिल सकता था, लेकिन नहीं मिलेगा। उसी तरह गृह मंत्रालय है, 10,84,430 पद हैं इसमें आप यकीन नहीं करेंगे 1,28,842 पद इसमें खाली हैं। यानी गृह मंत्रालय में भी अब किसी की जरूरत नहीं है। उसी तरह रक्षा मंत्रालय है, 6,33,139 पद हैं, जिनमें से 2,47,502 पद खाली पड़े हुए हैं। गजब की परिस्थिति है ना। रक्षा में भी हमारे साथ ये खिलवाड़ हो रहा है। रक्षा में जो चीज़ें आती हैं मैं आपको बता देता हूँ। फौज आती है और जो BSF आती है, वो उस तरह की सेनाएं आती हैं हमारे रक्षा में, वो उनमें भी पदों में इस समय 2 लाख से ज़्यादा की कमी है। राजस्व विभाग, फाइनेंस, उसमें करीब 1,78,432 पद हैं, जिनमें से 76,327 पद खाली हैं, यानी आधे से ज़्यादा पद खाली पड़े हुए हैं। उसी तरह डाक विभाग, 2,67,491 पद हैं, जिनमें से 90,050 पद खाली पड़े हुए हैं। परमाणु ऊर्जा में 38,080 पद हैं, जिनमें से करीब
16,000 कुछ पद खाली पड़े हुए हैं। इसी तरह अंतरिक्ष में 18,702 पद हैं, उनमें से 2,000 पद खाली पड़े हुए हैं। कृषि में 5791 पद हैं, जिनमें से 2,500 पद खाली पड़े हुए हैं, यानी आधे। हेल्थ जो सबसे बड़ा इशू है इस देश का, उसमें 23,010 पद हैं, जिनमें से 3,000 पद खाली हैं। उसके अलावा विदेश मंत्रालय में 11,035 पद हैं, जिनमें से 3,000 पद खाली हैं। पृथ्वी एवं विज्ञान में 7,508 पद हैं, जिनमें से करीब 2,500 पद खाली हैं। श्रम एवं रोजगार में 6,711 पद हैं, जिनमें से 3,000 पद खाली हैं। खनन में 14,019 पद हैं, जिनमें से 7,000 पद खाली हैं। विज्ञान प्रौद्योगिकी में 12,444 पद हैं, जिनमें से 8,000 पद खाली हैं। जल संसाधन में 10,639 पद हैं, जिनमें से 4,000 पद खाली हैं, यानी 9,64,000 के करीब पद इन विभागों में खाली है। मेन विभाग है, वैसे तो सरकार के करीब करीब 100 विभाग हैं, लेकिन जो मेन है उनका मैंने आपके सामने जिक्र किया है। अब आप इन सब चीज़ों से आगे बढ़कर आप ये सोचना शुरू कर दीजिए कि जब सरकार ने तय कर लिया है कि हम सब कुछ प्राइवेट को दे देंगे, तो फिर इन सरकारी नौकरियों का बनेगा क्या? ये बात भी सही है। बड़े बड़े उद्योगपति जो हैं, उनको ये संस्थान बेचे जा रहे हैं। उन संस्थानों में अगर किसी उद्योगपति के पास पैसा नहीं है और उसके ऊपर ऑलरेडी कर्ज है, तो उसे माफ कर दिया जाता है। मैंने भी सुभाष चंद्रा का उदाहरण आपको दिया, उससे पहले 16 लाख करोड़ रुपए खर्च माफ कर चुकी है सरकार। सवाल ये है कि इन सब के बीच, उद्योगपति और सरकार के बीच में जो खड़ा हुआ है, वो आम आदमी खड़ा हुआ है। जेन जी आंदोलन कर रहा है कि हमारे सरकारी नौकरियों के पेपर लीक हो जाते हैं। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, अगर नौकरियां देना ही नहीं चाहती सरकार, तो लीक नहीं होंगे तो क्या होगा? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जब सरकार ने तय कर रखा है कि मैं सारे विभागों को, आपको यह हैरानी होगी कि इस देश में जितने एयरपोर्ट हैं, उनमें से करीब 17% एयरपोर्ट इस समय अदानी के पास है। आप खुद सोच सकते हैं, जिन पर सरकारी पद मिलते आम आदमी को, पढ़े लिखे नौजवान को, उसमें प्राइवेट नौकरी देगा अदानी अपनी मर्जी से। सरकार का कोई दखल नहीं रहेगा। सरकार केवल निगरानी रखेगी, सरकार केवल पैसा लेगी और उस पैसे से सरकार बनाएगी। उस पैसे से आपको पैसा देकर वोट खरीदेगी, उस पैसे से आपको 5 किलो राशन देगी, उस पैसे से आपका मुंह बंद रखने के लिए ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करेगी। आप खाइए और चुपचाप सोइए। सरकार ने आपके चुप रहने का पूरा इंतजाम अपने हाथों में ले लिया है। चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे सरकार के सहयोगी दल हो, चाहे ईडी सीबीआई हो, चाहे और भी कुछ हो, सब कुछ सरकार के इशारे पर है। विपक्ष की राजनीति का इस देश में अब कोई महत्व रहा नहीं है। राहुल गांधी कितनी भी छात्रों की गूंज क्यों ना कर ले, लेकिन जब सब कुछ एक मुट्ठी में आकर बंद हो जाएगा, तो राहुल गांधी क्या कर लेंगे? देश का जेन जी क्या कर लेगा? कितने दिन सड़क पर बैठेगा? बैठ लो, क्या फर्क पड़ता है? कोर्ट, आप एफआईआर के लिए कोर्ट चले जाइए, कुछ नहीं होने वाला। आप पुलिस थाने में जाइए एफआईआर कराने, वहां से पिट के वापस आ जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला। तो आपके जो अधिकार है, आपके पास जो सामान है इस देश का, सरकारी सामान, वो सब प्राइवेट हो जाएगा। तो इस सरकार का होने का महत्व क्या है और इस देश के नागरिक का होने का महत्व क्या है, जिसे वोट तो देता है वो, लेकिन उसे पता नहीं है कि उसके वोट की कीमत कितनी लगाई गई है और कितने में वो बिक चुका है और कितनी उसकी धांधली ईवीएम के जरिए या चुनाव आयोग के जरिए हो रही है। आप सोचे मत, आप केवल ये सोचिए कि अगर यही हाल रहा या इसी पैटर्न पर सरकार चलती रही,
तो आप आने वाले दिनों में इस देश में जब अगली पीढ़ी आएगी, उस पीढ़ी को आप क्या जवाब देंगे कि जब ये सब कुछ हो रहा था तो आप ताली थाली बजा रहे थे, टॉर्च जला रहे थे, जय श्री राम बोल रहे थे, मस्जिद में झंडे गाड़ रहे थे और कावड़ियों के ऊपर फूल बरसा रहे थे, या पुलिस वालों के साथ कावड़ यात्रा में उत्पात मचा रहे थे, बदतमीजी कर रहे थे, क्या कर रहे थे? क्या जवाब देंगे आपने आने वाली पीढ़ी को? सोच कर देखिए, क्योंकि जब पीढ़ियां आकर सामने खड़ी होती हैं तो वो सवाल जरूर करती हैं कि जब सब कुछ चल रहा था, कुछ लोग बोल रहे थे, आपने उन लोगों की बात क्यों नहीं सुनी? आप क्यों मौन धारण किए रहे? जवाब के लिए तैयार रहिएगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। Living life every day